अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। घरेलू तशद्दुद से परेशान एक खातून ने पुलिस को फोन किया, लेकिन उसे बचाने के लिए आने वाले पुलिस अहलकारों ने उसे ही गोली मार दी। अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में एक सियाह फाम खातून ने घरेलू तशद्दुद से परेशान होने के बाद पुलिस को फ़ोन कर दिया, लेकिन जिस पुलिस को खातून ने उसे बचाने के लिए बुलाया था उसने उसे ही गोली मारकर हिलाक कर दिया। खातून के अहल खाना ने पुलिस पर कत्ल का इल्ज़ाम आयद करते हुए इस वाक़े की तहक़ीक़ात का मुतालबा किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 27 साला नियानी फिलिस्तीन लॉस एंजल्स के शहर लंकास्टर में ईस्ट एवेन्यू के एक अपार्टमेंट में अपने बच्चों के साथ रहती थी। 4 दिसंबर को खातून ने 911 पर कॉल करके पुलिस से मदद मांगी और इल्ज़ाम लगाया कि उसका बॉयफ्रेंड उसे हरासा कर रहा है। इत्तला मिलने पर कुछ पुलिस अहलकार मौके पर पहुंच गए, लेकिन पुलिस के मुताबिक पुलिस अहलकार जब मौके पर पहुंचे तो घर का दरवाज़ा बंद था और घर के अंदर से चीखों पुकार की आवाज़ें आ रही थी। जब पुलिस वाले दरवाज़ा तोड़कर घर में दाखिल हुए तो देखा कि कॉल करने वाली खातून नयानी के हाथ में एक छुरी थी। पुलिस ने बताया कि खातून ने पुलिस अहलकारों को बताया कि इसके बॉयफ्रेंड ने उसकी 9 साला बेटी को धक्का दिया है और वो अब उसे नहीं छोड़ेगी। इसके बाद नियानी घर के अंदर चली गई और उसके आशिक के दरमियान लड़ाई शुरू हो गई। पुलिस का कहना है कि झगड़े की वजह से ऐसी सूरत हाल पैदा हुई कि पुलिस अहलकारों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिससे खातून को गोली लग गई और खातून नियानी ने पुलिस के सामने अपना दम तोड़ दिया। पुलिस का कहना है कि वो वाक़े की तहक़ीक़ात कर रहे हैं, लेकिन नियानी के अहल खाना का इल्ज़ाम है कि ये कत्ल है और इस वाक़े की तहक़ीक़ात कराई जाए और कसूरवार पुलिस अहलकारों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाए। मनोज जारंगे बीड़ में गरजे, मराठा बरादरी को रिजर्वेशन दिया जाए, 20 जनवरी को मुंबई में करेंगे एहतजाज। मराठा रिजर्वेशन तहरीक शुरू करने वाले मनोज जारंगे पाटिल ने इस हफ्ते को बीड़ में मुनक्किदा एक मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि बीड़ में मराठों के इत्तेहाद का बड़ा सैलाब आया है, देखते रहे कि मराठा रिजर्वेशन कैसे लेते हैं। इसी के साथ उन्होंने 20 जनवरी को मुंबई चलो का नारा दिया और कहा कि अगली तहरीक मुंबई के आज़ाद मैदान में होगी। जारंगे ने मजीद कहा कि मुंबई में इंतजामिया ने 19 जनवरी तक दफ़ा 144 नाफिज कर रखी है, इसलिए हम 20 जनवरी को मुंबई जाएंगे। उन्होंने इस दौरान तशद्दुद से बचने की अपील की है और कहा कि हम पुरअमन तरीके से जाएंगे और पुरअमन तौर पर वापस लौटेंगे। जो भी तशद्दुद में मुलविस है वो हमारे साथ नहीं होगा। खिताब के दौरान जारंगे ने महाराष्ट्र के फूड एंड सिविल सप्लाई वजीर छगन भुजबल को भी अपना निशाना बनाया। भुजबल को येवले का दीवाना करार देते हुए जारंगे ने कहा कि वो नहीं जानते कि उन्हें किसने वजीर बनाया है और मराठों को यहाँ पर ख़त्म करने की कोशिशें की जा रही है। मैं वजीर आला एकनाथ शिंदे से अपील करता हूँ कि वो ऐसा ना होने दें। ईवीएम हो तो सब कुछ मुमकिन है। संजय राउत ने बैलेट पेपर पर इंतखाबात का मुतालबा करते हुए बीजेपी को अपना निशाना बनाया। 3 रियासतों में बीजेपी की जीत के बाद उद्धव ठाकरे ने मुतालबा किया है कि अगर बीजेपी में हिम्मत है तो वो तमाम शक व शुबहात को दूर करने के लिए ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर के जरिए बीएमसी के इंतखाबात कराए। पार्टी के रुकने पार्लियामेंट संजय राउत ने भी यही कहा। बता दिया जाए कि आज भी एमपी संजय राउत ने मुतालबा किया है कि मुल्क में इंतखाबात ईवीएम पर नहीं बल्कि बैलेट पेपर पर कराए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर ईवीएम है तो सब कुछ मुमकिन है। ये बात कांग्रेस एमएलए सुनील केदार के बारे में कही गई और रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस लीडर सुनील केदार को नागपुर डिस्ट्रिक्ट बैंक घोटाला मामले में 5 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। इस बात पर बताते हुए संजय राउत ने कहा कि सुनील केदार कांग्रेस के बड़े ही अच्छे लीडर हैं। बीजेपी के ऐसे बहुत सारे लीडर हैं जिनके खिलाफ कई केसेस और कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अदालत के दबाव की वजह से सिर्फ इन्हीं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सीएम सिद्धरमैया ने कर्नाटक में हिजाब पर पाबंदी हटाने के लिए एक टुक बयान दिया। कर्नाटक में हिजाब पर पाबंदी के बारे में सीएम सिद्धरमैया ने कहा कि यह अभी तक नहीं हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि मुझसे किसी ने हिजाब से पाबंदी हटाने के बारे में सवाल पूछा था, जिस पर मैंने जवाब दिया कि हुकूमत उसे मनसूख करने पर अभी गौर कर रही है।
मैसूर में एक जलसा आम से खिताब करते हुए सीएम सिद्धरामैया ने कहा कि हुकूमत रियासत में हिजाब पर पाबंदी हटाए जाने के लिए गौर किया जा रहा है और इसके लिए इंतजामिया को हिदायत भी दी गई है। इसके बाद बीजेपी ने सीएम सिद्धरामैया पर मजहब का जहर उगलने का इल्जाम लगाया। साथ ही सिद्धरामैया के इस बयान के बाद इसको लेकर मुल्क भर में नई सियासत शुरू हो गई है। इसके बारे में कर्नाटक बीजेपी के सदर बीवाई विजेंद्र ने रियासत के वजीर आला पर मजहब की बुनियाद पर लोगों को तकसीम करने का इल्जाम लगाया। एनसीपी के रुकने पार्लियामेंट सुप्रिया सुले ने हिजाब तनाज़े पर कहा कि ये कर्नाटक का अंदरूनी मामला है, वहां के वजीर आला इसका फैसला ले सकते हैं। अफ्रीका टेस्ट सीरीज से पहले टीम इंडिया को लगा एक बड़ा झटका। हिंदुस्तानी कप्तान 5 महीने के लिए टीम से बाहर हो गए। टीम इंडिया इस वक्त जनूबी अफ्रीका में 26 दिसंबर से शुरू होने वाली टेस्ट सीरीज के लिए अपनी तैयारियों को मजबूत करती हुई नजर आ रही है। इससे पहले टीम इंडिया ने अपनी आखिरी टेस्ट सीरीज जनूबी अफ्रीका के दौरे पर 2021-22 के सीजन में केएल राहुल और विराट कोहली की कप्तानी में खेली थी। टीम इंडिया को अफ्रीका के खिलाफ 26 दिसंबर से शुरू होने वाली टेस्ट सीरीज से पहले एक बड़ा झटका लगा है। गुज़िश्ता रोज मीडिया में आई रिपोर्ट के मुताबिक टीम इंडिया के कप्तान को चोट की वजह से 5 महीने इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर रहना होगा। जी हां, स्टार खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव जो वर्ल्ड कप 2023 के बाद T20 फॉर्मेट में टीम इंडिया की कप्तानी करेंगे, फिलहाल टखने की इंजरी में मुब्तला है। सूर्य कुमार यादव को ये चोट जनूबी अफ्रीका के दौरे पर T20 सीरीज के आखिरी मैच के दौरान मैदान पर फील्डिंग करते हुए लगी थी, जिसके बाद हाल ही में सूर्य कुमार यादव की मेडिकल रिपोर्ट्स में ये इत्तला मिली है कि उनके टखने की चोट टायर 2 मरहले की है, जिसकी वजह से वो क्रिकेट के लिए अभी तैयार नहीं है। बैंक घोटाले में कसूरवार कांग्रेस एमएलए केदार को शिवसेना यूबीटी की हिमायत हासिल हो रही है। शिवसेना यूबीटी के रुकने पार्लियामेंट संजय राउत ने इस हफ्ते को कहा कि महाविकास आघाड़ी एमडीए खासतौर पर शिवसेना यूबीटी कांग्रेस के सीनियर लीडर सुनील केदार के पीछे मजबूती से खड़ी है। बता दिया जाए कि एक दिन पहले साबिक वजीर केदार को अदालत ने कोऑपरेटिव बैंक में फंड्स के गलत इस्तेमाल के इल्जाम में 5 साल की कैद की सजा सुनाई थी। अपने साबिक खलीफ भारतीय जनता पार्टी बीजेपी पर तंज करते हुए राउत ने कहा कि इस पार्टी के कई लीडरों के खिलाफ ऐसी कार्रवाइयों के लिए मुकदमा चलाया जाना चाहिए और उन्हें सजा भी देनी चाहिए। नामा निगारों से बात करते हुए राउत ने इल्जाम लगाया कि अदलिया पर दबाव की वजह से सिर्फ ऑपोजिशन के लोगों को मरकजी तफ्तीश एजेंसियों के जरिए तलब किया जाता है और उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। रूस के खिलाफ जंग में 1,50,000 यूक्रेनी फौजी मारे जा चुके हैं। आइए जानते हैं कि 2 साल की जंग में कितने रूसी फौजी मारे गए। मगरबी ममालिक के बहुत से अखबारात गुज़िश्ता दिनों अमेरिका की कौमी सलामती काउंसिल के रूस के तर्जुमान एडिट्रेन वॉटसन के हवाले से बताया गया है कि रूस यूक्रेन जंग के नतीजे में इंतहाई भारी नुकसान हुआ है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि अब जंग को 2 साल होने को है, लेकिन अभी तक न तो यूक्रेन और न ही रूस ने सरकारी तौर पर हिलाकतों की तादाद जारी की है। हिलाकतें जंग को समझने का एक अहम हिस्सा होती हैं, न सिर्फ इसलिए कि मौजू यूक्रेन और रूस के मुस्तकबिल के बारे में बात की जाए, बल्कि ये भी कि अगर नुकसान इतना ही संगीन है जैसे कि दावा किया जा रहा है, फिर उससे ये भी पता चलता है कि ये जंग कब तक जारी रह सकती है। यूक्रेन की जंग में हिलाक या जख्मी होने वाले फौजियों के हवाले से अब तक जो भी एदादोशुमार सामने आए हैं वो सरकारी एदादोशुमार नहीं हैं। अगरचे गुज़िश्ता साल सितंबर के महीने में रूस ने जंग में मारे जाने वाले फौजियों की छोटी तादाद जारी की थी, लेकिन आज यूक्रेन की जानिब से एक भी एदादोशुमार जारी नहीं किए गए। पूरी दुनिया में खौफ व हरास का माहौल डिक्टेटर किम जोंग की एटमी हमले की धमकी और मुल्क है निशाने पर। गुज़िश्ता हफ्ते शुमाली कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग ने एक बार फिर से जौहरी हथियारों के हवाले से एक बड़ा बयान दिया है, जिसने बैनुल अक़वामी ख़दशात को मज़ीद हवा दी है। किम ने ऐलान किया है कि दुश्मन की तरफ से इश्तियाल दिलाने पर हम जौहरी हथियार इस्तेमाल करेंगे और हमले से पीछे नहीं हटेंगे। शुमाली कोरिया की सरकारी खबर एजेंसी के मुताबिक किम ने वाज़ेह हिदायत दी है कि अगर दुश्मन की तरफ से एटमी हमले का खतरा होगा, अगर इश्तियाल दिलाया गया, तो हम जौहरी हथियार इस्तेमाल करने से हिचकिचाएंगे नहीं।
बता दिया जाए कि इस हफ्ते शुमाली कोरिया ने अपने सबसे ताकतवर बैनुल-बराज़मी बैलिस्टिक मिसाइल का तजुर्बा भी किया है। इसी के साथ ही इस इलाके में कशीदगी मजीद बढ़ गई है। ताहम ये वाज़ेह नहीं है कि हथियार दर हकीकत कितना काबिल है और असल हदफ तक भेजा जा सकता है या नहीं। शुमाली कोरिया ने अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम पर अपने जौहरी हथियारों के तजुर्बे को जायज़ करार दिया है। मेसी माइकल जैक्सन, गांव के इस बच्चे का टैलेंट देखकर आप हैरान रह जाएंगे। ये वीडियो ने इंटरनेट पर धूम मचा दी है। टैलेंट किसी पर भी मुनहसर नहीं होता, ये किसी के साथ भी हो सकता है और किसी के अंदर भी हो सकता है। आपको ऐसे हजारों लोग मिलेंगे जो गुर्बत से निकलकर अपनी सलाहियतों के बलबूते पर टीवी स्क्रीन तक पहुंचे हैं, लेकिन हर किसी को ये मौका नहीं मिलता। लेकिन सोशल मीडिया के इस दौर में ऐसे टैलेंट की महारत रायगा नहीं जाती। वो सोशल मीडिया पर अपनी सलाहियतों से लोगों को ज़रूर मुतासिर करती है और अगर इसकी किस्मत अच्छी हो तो उसे सोशल मीडिया के ज़रिए एक बड़े प्लेटफॉर्म पर मौका भी मिल जाता है। अब झारखंड के इस बच्चे को ही देख लीजिए। अगर इस बच्चे के टैलेंट को सही प्लेटफॉर्म मिल जाए तो ये बच्चा अपनी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर सकता है। इस बच्चे का डांस देखकर आप भी दांत काटने पर मजबूर हो जाएंगे। ये छोटा सा बच्चा माइकल जैक्सन से कम नहीं है। इस वीडियो और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बच्चा सड़क पर ब्रेक डांस कर रहा है और इसके डांस मूव्स माइकल जैक्सन से कम नहीं है। लॉकिंग पॉपिंग के साथ साथ ये बच्चा चांद की सैर जैसे अक़दामात के डांस भी कर रहा है। जम्मू और कश्मीर के कटरा में सहाफियों और एल्विश यादव की टीम के दरमियान एक बड़ा झगड़ा। यहां पर एक यूट्यूबर को मारा और पीटा गया। बिग बॉस OTT 2 के फातिह एल्विश यादव अपनी पेशा वाराना जिंदगी से ज्यादा अपनी जाती जिंदगी के लिए कब्रों में आते हैं। हाल ही में ये यूट्यूबर सांप के जहर की सप्लाई के मामले में शदीद परेशानी का शिकार थे। बता दिया जाए कि अब एल्विश यादव के लिए एक नया मसला खड़ा हो गया है। खबरें आ रही हैं कि जम्मू और कश्मीर के कटरा में सहाफी और उनके टीम के दरमियान एक बड़ा झगड़ा हुआ जिसमें एल्विश यादव को भागते हुए देखा गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बिग बॉस OTT 2 के फातिह एल्विश यादव अपने दोस्तों के साथ कटरा जम्मू कश्मीर में माता वैष्णव देवी के हालिया दौरे के दौरान एक और तनाज़े में फंस गए हैं। एल्विश यादव के दोस्त का जम्मू और कश्मीर में एक रिपोर्टर के साथ झगड़ा हो गया। ये वाक़या कैमरे में कैद हो गया है और ये वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेज़ी के साथ वायरल हो रही है और इसी दरमियान एल्विश यादव को भागते हुए देखा गया। बहरे हिंद में एक हिंदुस्तानी जहाज पर ड्रोन हमले के बाद एक जोरदार धमाका हुआ। एक खतरनाक वाक़े में बहरे हिंद में मुबैना तौर पर एक हिंदुस्तानी जहाज पर ड्रोन से हमला किया गया जिससे जहाज में एक बड़ा धमाका हुआ। यह हमला वीरावल के जुनूब मगरिबी में हुआ और जिसने इलाके में सिक्योरिटी खदशात को जन्म दिया है। तिजारती जहाज पर नामालूम हवाई गाड़ी ने हमला किया है। हादसे की वजूहात ताहाल वाज़ेह नहीं हुई है। ताहम धमाके की खबर से करीबी बहरी जहाज़ों में खौफ व हरास फैल गया है। यूनाइटेड किंगडम मेरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस ने दूसरे जहाज़ों को खबरदार किया है कि वो एहतियात के साथ इस इलाके से गुजरें। हिंदुस्तानी हकाम अभी तक इस वाक़े की तस्दीक या तरदीद नहीं कर सके हैं। ताहम सोशल मीडिया पर धमाके की खबर तेजी से फैल रही है जिसके बाद लोगों में तशवीश भी बढ़ रही है। हमले की वजह और हमलावर का अभी तक पता नहीं चल सका है। हकाम ने तहकीकात शुरू कर दी है और असल सूरत हाल जानने की कोशिश की जा रही है। ये वाक़या एक बार फिर बहरे हिंद में मैरीटाइम सिक्योरिटी खदशात को उजागर करता है। गुज़िश्ता चंद सालों के दौरान इस खित्ते में बहरी क़ज़ाक़ी के मुतअद्दिद वाक़यात रौनुमा हो चुके हैं। इसके अलावा साहिली सिक्योरिटी फोर्सेस ने हाल ही में कुछ पाकिस्तानी कश्तियों को रोकने में कामयाबी हासिल की है जो मशकूक सरगर्मियों में मसरूफ़ थी। फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान जारी तशद्दुद से भरे जंग के दौरान एक छोटी सी बच्ची ने दिया सबको अहम पैगाम। जी नाज़रीन, कई दिनों से जारी फ़लस्तीन और इसराइल के जंग के दौरान एक छोटी सी मासूम फ़लस्तीनी बच्ची की वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेज़ी के साथ वायरल हो रही है। इस वीडियो में देखा और सुना जा सकता है कि ये नन्ही सी जान अपने परवरदिगार और अपनी मुल्क फ़लस्तीन से कितनी मोहब्बत करती है। इस बच्ची के शानदार और बेहतरीन अल्फाज सभी को सोचने पर मजबूर कर देंगे कि क्या हमारे अंदर भी अपने परवरदिगार और अपने मुल्क के लिए इतनी ही मोहब्बत है। क्या हम तकलीफ़ों में भी अपने रब्बे करीम पर ऐसा ही भरोसा रखते हैं जैसे कि ये बच्ची ने खुद को लेकर ये बयान दिया है।
اس بچی کے شاندار الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں. اس فلسطینی بچی نے کہا کہ جب میں اپنی آخری سانس لوں گی اور مر جاؤں گی تو میں میری اپنی سرزمین پر دفن ہونا چاہوں گی, اپنے ملک فلسطین کے پیڑوں کے نیچے دفن ہونا چاہوں گی. میں ہمیشہ اسی سرزمین کا حصہ بننا چاہوں گی. میں یہاں پر رہ کر ہر مشکل کا سامنا کروں گی اور ثابت قدم رہوں گی. فلسطین کے بچے اپنے ملک سے محبت کرنا کبھی نہیں چھوڑیں گے. ساتھ ہی اس نے نیتن یاہو, اس کی فوج اور دشمنوں کو بھی ایک اہم پیغام دیا. اس نے کہا کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے اور ہم تمہیں اچھا سبق سکھائیں گے. جیسے کہ انہوں نے ہمیں سردی سے دوچار کیا اور ہمیں بے گھر کیا ہے, اس کے لیے ہم تمہیں بڑا مزہ چکھائیں گے. ہم کبھی بھی دشمنوں کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالیں گے. ہم یا تو فتح حاصل کریں گے یا پھر شہید ہو جائیں گے, لیکن ہم جھکیں گے نہیں. بھلے ہی دشمنوں کا دنیا کی بڑی بڑی قوتیں ساتھ دے رہی ہے, لیکن ہمارے ساتھ ہمارا اللہ ہے جو جبار ہے, ملک القدوس ہے, رحمان ہے, رحیم ہے اور خوی بھی ہے. آئیے دیکھتے اور سنتے ہیں اس بہادر, اپنے ملک اور رب سے سچی محبت کرنے والی فلسطینی بیٹی کی عظیم دل کو چھو جانے والی باتیں. اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے. اللہ حافظ.